नमस्कार, मैं सीए वेद सोनी और आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे जिसका नाम है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रटने का चैप्टर नहीं है साहब, समझने का है और इसको बड़ा फास्ट हम करके दिखाएंगे कैसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चैप्टर को हम कर सकते हैं। पहले पेज पे बेटा सभी अपने अपने पेजेस निकाल लीजिएगा। पहले पेज पे एसर्शन का मीनिंग बता रखा है कि एसर्शन क्या होती है। मैं बता देता हूँ एसर्शन क्या होती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ कोई खर्चा डेबिट कर रखा है, मान लो वेजेस डेबिट कर रखी है। क्या डेबिट कर रखी है? वेजेस। कितनी? 1 लाख रुपए, या अदर वेजेस के नाम से डेबिट कर रखा है। और नीचे नीचे नोट्स में इसकी डेरिवेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? डेरिवेशन। जैसे कि स्किल्ड लेबर को हमने इसमें से इतना दिया है, अनस्किल्ड को इतना दिया है, सेमी स्किल को इतना दिया है। इसी वेजेस को टुकड़े में थोड़ा सा और अच्छे से बता रखा है नीचे। तो यूजर की अंडरस्टैंडिंग घटिया है, बड़ी है। तो एसर्शन कौन देता है? मैनेजमेंट देती है। हमेशा कौन देगा बेटा? इट मीन्स एसर्शन क्या है? रिप्रेजेंटेशन है बाय मैनेजमेंट। जो कहाँ मिलती है हमें? एम्बॉडिड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कहाँ होती है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है। सर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर इनको कंसीडर करता है। क्या करता है? इनको कंसीडर करता है, पढ़ता है, ताकि वो मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। डेफिनेशन होगी सब तैयार। और ये डेफिनेशन सीए फाइनल स्टूडेंट भी ये बोलता है हमें आती ही नहीं है। एसर्शन क्या होती है? एसर्शन नथिंग, रिप्रेजेंटेशन बाय एम्बॉडिड इन। ऑडिटर कंसिडर करता है, क्यों? टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। खत्म कहानी। बस देखना आपकी डेफिनेशन क्या लिख रखी है। सेकंड लाइन के एंड में देखेंगे तो लिख रखा है रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट दैट आर एम्बॉडिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज बाय द ऑडिटर टू कंसिडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट मे अकर। क्या आपको बेटा क्लियर हुआ? अब ऐसी लैंग्वेज में ऐसी सजा के अगर एसर्शन की डेफिनेशन देंगे तो क्यों नंबर नहीं आएंगे? अब नीचे जिस बच्चे से डिस्कस हो रहा था जिसके 25 मार्क्स आए हुए हैं, उसमें समस्या क्या है? इस एसर्शन को उसने अपनी लैंग्वेज में बताया होगा कुछ भी, तो ऐसे नंबर नहीं आते साहब। इसी वजह से ऑडिट के अंदर या इसके अंदर 25, 30, 35, 36 नंबर के आसपास बच्चे सिमट जाते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम किन किन चीज़ों की ऑडिट करेंगे? कुछ नहीं, हम P&L चेक कर लेंगे, इसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके आइटम चेक करेंगे, जैसे हमने कल की क्लास में चेक कर लिए थे ऑलरेडी। फिर कहता है हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। और फिर कहता है हम शेड्यूल 3 की प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को चेक कर लेंगे। 3 आइटम चेक करने होते हैं जब भी हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं। कल एक शॉर्ट तरीका बताया था मैंने आपको। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, क्या हो बेटा? कोई भी ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन की एसर्शंस तो होती हैं। उसकी जड़ में अगर आपको जाना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? क्या था बेटा वो? OCMP, ओ फॉर अकरेंस। ओहो, अकरेंस की स्पेल क्या होती भाई? अकरेंस वो ट्रांजैक्शन कब हुई थी? कंप्लीटनेस चेक कर लेंगे बेटा उसकी, मेजरमेंट चेक कर लेंगे, और क्या चेक कर लेंगे भाई? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चेक कर लेंगे। OCMP, O से अकरेंस, C से कंप्लीटनेस, M से मेजरमेंट और P से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये एसर्शन चेक की जाती है किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में। बैलेंस शीट के आइटम को चेक करेंगे तो अकरेंस की जगह वर्ड आएगा एग्जिस्टेंस। क्या आएगा? ठीक है सर। कंप्लीटनेस सेम रहेगा, एसेट एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है, कंप्लीट भी है या नहीं है। मेजरमेंट की जगह वर्ड आएगा वैल्यूएशन। क्या आएगा बेटा? वैल्यूएशन। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की जगह वर्ड आता है क्या? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है सर, क्लियर? जरा फर्स्ट पेज में यही बता रखा है। इनकम स्टेटमेंट से हम चेक करते हैं अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट। बैलेंस शीट में चेक करते हैं एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। और नीचे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में इकट्ठा बता रखा है। क्या ये बातें हमको ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे? मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज कराना चाहूंगा। एसर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एसर्शन रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एम्बॉडिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड बाय टू कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। खत्म। वर्ड टू वर्ड आप लोगों को याद हो चुका है। पेज पलट के हम स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस शीट आइटम की ऑडिट कैसे करेंगे? बैलेंस शीट आइटम की ऑडिट कैसे करेंगे? एक सेकंड बेटा। हेलो, एक सेकंड होल्ड करना सर, मैं क्लास में हूं। एक बार एक सेकंड होल्ड करना। तो बेटा ये आपको चीज़ें चेक करनी है। क्लियर? हम सेकंड नेक्स्ट पेज पे गए थे तो पहला टॉपिक था शेयर कैपिटल की ऑडिट कैसे करेंगे। किसकी ऑडिट करेंगे बेटा?
फटाफट बताओ बेटा, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम है या P&L का आइटम है? बैलेंस शीट का आइटम है। तो हम ऑडिट किसकी कर रहे हैं? बैलेंस शीट की। शेयर कैपिटल को बिना पढ़े पेपर में आ जाए, क्या इसने शेयर कैपिटल में ये कहा है तुम्हें प्रीमियम चेक करो या बोनस चेक करो, बोनस या पेड अप शेयर कैपिटल चेक करो या स्वेट इक्विटी शेयर चेक करो या डिस्काउंट वाले चेक करो? इसने कुछ नहीं बोला। इसने इकट्ठा नाम बोला, क्या? शेयर कैपिटल कैसे चेक करेंगे? बिना पढ़े जाओ तो आपको सबसे पहले ऑडिट में क्या करना है, प्रैक्टिकली सोचो। किसी कंपनी में गए, शेयर कैपिटल लिख रखा है, आपको कुछ नहीं पता, आपको चेक क्या करना है, रैंडम स्टेप बता देता हूं। इस साल जो शेयर कैपिटल है उसको तुरंत टैली करोगे प्रीवियस ईयर से। किससे बेटा? पिछले साल वो शेयर कैपिटल कितनी थी। क्लियर? अगर बढ़ा रखी है या सेम मिलेगी या घटा रखी होगी, तीन ही केस पॉसिबल हैं। अगर कम तो कर रखी है तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का केस बन गया, और पिछले साल जितनी शेयर कैपिटल थी इस साल भी उतनी शेयर कैपिटल है, इसका मतलब कोई भी नई इशू नहीं हुई। तो मैनेजमेंट से हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, लिख के दो भाई साहब कि आपने कोई भी शेयर कैपिटल इशू नहीं करी है, और अगर उन्होंने बढ़ा रखी है तो पक्का नए शेयर इशू हुए होंगे। बोलो हाँ, या बोनस बांटा होगा, बोनस शेयर कैपिटल की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ी होगी। कोई भी केस होगा तो उसी अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं करेंगे? बोलो भाई, अगर बढ़ाई है, अगर शेयर कैपिटल बढ़ाई है या शेयर कैपिटल घटाई है, तुम्हें पता है कंपनी के अंदर जब भी हम शेयर कैपिटल को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बिना रेजोल्यूशन पास हुए कुछ नहीं हो सकता। और ये तो और भी खतरनाक खेल है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का अगर केस होगा तो आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ट्राइब्यूनल की परमिशन चाहिए होती है, तब जाके रिडक्शन हो सकता है। और ऐसे अगर आप शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिर भी मेंबर से क्या पास करवाना होता है? रेजोल्यूशन पास कराना होता है। अब ये देखेंगे ऑथराइज को बढ़ाया है या पेड अप शेयर कैपिटल को बढ़ाया है। जिसको भी बढ़ाया होगा उसका रेलिवेंट फॉर्म जो भी है वो पास कर रखा है, नहीं पास कर रखा। और नेक्स्ट स्टेप बेटा आप क्या चेक करेंगे, जब हम अपनी कैपिटल को बढ़ाते हैं ना, जब हम अपनी कैपिटल को बढ़ाते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है हमें। किसको? एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो अगर आपने बढ़ाया है तो आपने स्टाम्प ड्यूटी पे की होगी, और स्टाम्प ड्यूटी पे की होगी तो उसका वाउचर दिखा दो। क्या दिखा दो बेटा? 1 मिनट में सारी कहानी क्या हो जाएगी? क्रिस्टल क्लियर। आपको शेयर कैपिटल की ऑडिट करनी आगे नहीं आगे? हाँ बेटा बोलो, रिवाइज कराओ। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इस साल की शेयर कैपिटल को पिछले साल की शेयर कैपिटल से। अगर बढ़ा रखी है तो रेजोल्यूशन पास हो रखा है, नहीं हो रखा। अगर कम कर रखी है तो रेजोल्यूशन पास किया है या नहीं किया है। और अगर सेम टू सेम है तो मैनेजमेंट से ले लेंगे WR। क्या ले लेंगे बेटा? WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। भाई साहब बताइए, लिख के दीजिए कि आपने कोई कैपिटल के अंदर बढ़ोतरी नहीं करी है। क्लियर? अब फिर चेक करेंगे ऑथराइज को बढ़ाया है, पेड अप शेयर कैपिटल को बढ़ाया है। और अगर बढ़ाया है तो क्या उसकी रेलेवेंट स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार को पे करी है, और अगर रजिस्ट्रार को पे कर रखी है तो उसका वाउचर उनके पास है भी या नहीं है? याद हो गया ना? इसलिए रटने की जरूरत नहीं, ऑडिट में समझना है, सर्कमस्टांस को समझना है, उसके बाद चीज़ों को दिमाग में बिठा लेना है। अभी आपने सेट कर लिया ये सारी चीज़ें, अब पेपर में भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से आपको ऑडिट को समझना है। जो लोग रटते हैं वो फंस जाते हैं। नेक्स्ट, सॉरी मैं एक और मिलवा दूं, देखना फर्स्ट में क्या लिख रखा है। फर्स्ट पॉइंट, कंपेयर द ईयर एंड बैलेंस ऑफ ऑथराइज इश्यू पेड अप को लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर से। इफ देयर इज नो चेंज कहता है WR ले लो। थर्ड पॉइंट कहता है अगर चेंज है तो कहता है फिर चेंज हुआ है तो रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, वो चेक कर लो। हे भगवान, आज तो फोन इतने आ रहे हैं। सीए निखिल नारंग जी, चेयरमैन साहब का फोन है भाई। निखिल नारंग जी नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगर आप माइंड ना करो सर, मैं क्लास में था, 5-7 मिनट के बाद फोन कॉल करूँ आपको? ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। ये हमारे रोहतक ब्रांच के चेयरमैन निखिल नारंग जी, सीए। आज कोई सेमिनार है, उसके लिए कहा है कि स्टूडेंट्स को लेके आना, पर स्टूडेंट्स की फ़ीस 100 रुपये और मेंबर की फ़ीस 500 रुपये है। लेकिन उसमें लिख रखा है फॉलोड बाय लंच, लंच जरूर मिलेगा, तो आप तो घाटे में नहीं रहेंगे हैं। हाँ, जो भी फॉलोड बाय डिनर, सॉरी, तो निपटा दे बेटा आप, तो हम 500 का हम देख के जाएंगे। एनीवेज, तो यानी करके है अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कॉपी वॉपी पास करी नहीं करी, फॉर्म बता रखे हैं। फिर कहता है कहीं पेड अप शेयर कैपिटल को बढ़ाया और वो ऑथराइज से भी ऊपर तो नहीं चली गई है। और सबसे लास्ट में बोलता है कि इन केस ऑफ इंक्रीज अगर आपको किया गया है तो क्या स्टैम्प ड्यूटी पेबल टू एमसीए, और अगर पेबल करी गई है तो उसका वाउचर वगैरह है नहीं है। तुम बताओ 1 मिनट में याद कराया नहीं कराया? नेक्स्ट बेटा, अब आ गया तुम्हारा कुछ कुछ पार्ट लो का। कहता है अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर सेट प्रीमियम दिख जाए, वहां पे आप ऑडिट करने गए, आपने देखा कि शेयर इश्यू करके प्रीमियम पे, तो तुम कैसे चेक करोगे? बिना देखे बताना है, लो के दिमाग लगाना है। प्रीमियम पे शेयर इश्यू करके कैसे चेक करेंगे? पहला पॉइंट, जो प्रीमियम आया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाला या नहीं डाला? यस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कोई पैसा चला जाता है तो उसका लिमिटेड ही यूज होता है, उसके अलावा उसको यूज नहीं कर सकते।
लगाओ दिमाग, रिकॉल करो, लो की बातें कहाँ कहाँ यूज हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। सर फ्रेश इशू कर सकते हैं, मैंने कहा ठीक है। सर बाय बैक कर सकते हैं, मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया। हम राइट ऑफ कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं जो इशू से रिलेटेड होते हैं, मैंने कहा ये भी हो गया। और बताओ बेटा, प्रीमियम से प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं, रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम जो पे करना है उसकी पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट बोनस की पेमेंट कर सकते हैं, किसकी बेटा, बोनस की। ये 5 काम के अलावा अगर किसी ने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर लिया तो केस बन जाता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का केस बन जाएगा। अब दिमाग में रखना है, प्रीमियम जो आया वो डाला कहाँ है, जो एक बार डल गया उसका यूज कहाँ किया है, इन 5 के अलावा यूज किया तो केस किसका बन जाएगा। और सेक्शन अगर आपको याद हो तो सेक्शन मैंडेटरी है, सेक्शन लिख देना। सेक्शन नंबर मेरे हिसाब से 52 होगा, बोलो हाँ होगी। इश्यू ऑफ शेयर सेट प्रीमियम की ऑडिट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑडिट करो, किस चीज की है, कहता डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रखे तो उसकी ऑडिट कैसे करोगे। सेक्शन याद करो लो का, क्या है बेटा, सेक्शन नंबर 53 लो में साफ लिख रखा है आज के टाइम पे डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं हो सकते, अगर कर दिए तो क्या मान लिए जाएंगे, वॉइड। ये चैप्टर वो है जिसको सबसे बड़ा मानते हैं और कहते हैं चैप्टर पूरा नहीं होता। ये चैप्टर इतना इजी है कि इसको 1 घंटे में पूरा किया जा सकता है और बहुत लर्न करके पूरा किया जा सकता है। डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकते, अगर किसी ने फिर भी कर दिया तो क्या मान लिया जाएगा, वॉइड। अब याद करो इसकी एक एक्सेप्शन होती थी, क्या होती थी, एक्सेप्शन। स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को सस्ते में दिए जा सकते हैं, वो अपने एम्प्लॉय को सस्ते में दिए जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने एम्प्लॉय को ही दिए जा सकते हैं, जनरल पब्लिक को नहीं दिए जा सकते। इसका मतलब डिस्काउंट पे अगर कोई जारी कर रखा है, सर एक बात बताओ पता कैसे लगाओगे कि उन्होंने डिस्काउंट पे इशू कर रखे या नहीं कर रखे। इसके लिए एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। मीटिंग्स होती हैं कंपनी के अंदर, जी होती हैं सर, उसकी मिनट्स पढ़ लो। क्या पढ़ लो बेटा, मिनट्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होती हैं उसके रेजोल्यूशन पढ़ लो, आपको तुरंत पता लग जाएगा शेयर किस भाव इश्यू किए गए हैं। क्या आपको शेयर इक्विटी डिस्काउंट की ऑडिट करनी आ गई। नेक्स्ट होमवर्क लिखो, लिख रखा है इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, इसकी ऑडिट कैसे करोगे, आपको पता है ना लो में स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ एम्प्लॉय को दिए जा सकते हैं, देने से पहले रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, प्रॉपर वैल्यूएशन करवाया होगा, वो सारे पॉइंट वेदर 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 लगा के यहाँ क्या कर लेंगे बेटा, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक मैं आपको बता दूं शेयर कैपिटल की ऑडिट चल रही है, बस अलग अलग पार्ट हैं, पेपर में कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है। अगले पार्ट में पूछता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आपके सामने आ जाए, अगर आपको पता लग जाए कि यहां शेयर कैपिटल रिड्यूस हुई है, इसको ऑडिट कैसे करोगे। हमने कहा इसको भी कर देंगे, हमने लो पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है, लो के अंदर 2 केस थे, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जी सर थे बिल्कुल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि यहाँ पेड अप से छेड़छाड़ होती है और रिडक्शन इतना आसान नहीं होता। तो हम सबसे पहले बिड़ते चेक करेंगे क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करते हैं, सर ठीक है। दूसरा हम चेक करेंगे क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया था। तीसरा हम चेक करेंगे क्या ट्राइब्यूनल की परमिशन ली गई थी, और अगर ये सब कुछ था तो क्या रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट भेजे गए थे, और क्या बाद में रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया था कि हाँ आपकी कैपिटल रिड्यूस हो चुकी है। सर अगर सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, कैपिटल रिड्यूस हुई है, तो कई बार ट्राइब्यूनल भी होती है, आपको अपने नाम के पीछे लगाना पड़ेगा रिड्यूस्ड। क्या लगाना पड़ता है, रिड्यूस्ड और रिड्यूस्ड, ताकि लोगों को पता लग जाए ये वो वाली कंपनी है जिसने अपने शेयर कैपिटल क्या कर रखी है, रिड्यूस कर रखी है। अगर ऐसा है तो हम और रिड्यूस चेक कर लेंगे। सर एक बात बताओ, अगर शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हुई है, 10 रुपए का शेयर 8 का हुआ है, तो पहले उसके पास शेयर कैपिटल जो पड़ा होगा फिजिकली वो 10 रुपए का पड़ा होगा, और अब उसकी शेयर की वैल्यू 8 रुपए हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से पुराने शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए, नया शेयर सर्टिफिकेट जारी हो जाना चाहिए। बोलो हाँ। ये सारी बातें चेक कर लो। 4 नंबर के क्वेश्चन में 5 बातें बतानी होती, इतनी तो मैंने आपको बता दी और बिना देखे बता दी। कॉमन सेंस लगाना है कि तुम अगर ऑडिटर होते और तुम्हारे सामने ये आइटम है और इससे संबंधित हमने लो क्या पढ़ रखा है, उसमें वेदर 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 करके हम उसको चेक कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। बेटा ये आपका हो गया रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, आज की स्लाइड्स आप घर जाके दोबारा देख लेना, नोट्स बनाना चाहिए नोट्स बना लेना, लेकिन मैं बड़े शॉर्ट में करा के दिखा रहा हूं आपको। अब आ गया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑडिट का पार्ट नहीं, बताओ क्यों। अकाउंट्स वाले बताते हैं शेड्यूल 3 में आपको जो कैपिटल है वो इकट्ठे नहीं दिखानी, ऑथराइज्ड अलग दिखानी है, पेड अप अलग दिखानी है, इश्यूड अलग दिखानी है, कॉल्ड अप अलग दिखानी है, और कैश में कितनी करी है और नॉन कैश में कितनी करी है वो अलग अलग दिखानी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। बोलो, पेज पलट के पीछे आ जाओ। नेक्स्ट आपका टॉपिक आया है बैलेंस शीट का जो आइटम है, रिजर्व एंड सरप्लस की ऑडिट कैसे करोगे। लो जी,
इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस की ऑडिट कैसे करोगे सिखा देता हूं, बिना देखे बता देता हूं। इसने एक क्वेश्चन तो यहां ये बना रखा है बेटा, रिजर्व एंड प्रोविजन, रिजर्व एंड प्रोविजन एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? आपको बताना है पहला क्वेश्चन उसकी तरफ से क्या है, रिजर्व एंड प्रोविजन एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? बता देते हैं। रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट्स को इकट्ठा कर लेना, जो प्रॉफिट बांटे नहीं उनको इकट्ठा कर ले, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व। प्रोविजन तो चार्ज ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज ऑफ, अरे ये प्रॉफिट को जोड़ के बनाए जाते हैं, प्रॉफिट में से निकाल के बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। दूसरी बात, रिजर्व से जरूरी नहीं आप लायबिलिटी की ही पूर्ति करो, रिजर्व बांटा भी तो जा सकता है, लेकिन अगर प्रोविजन बनेगा तो हमेशा नॉन लायबिलिटी के लिए बनता है। किसके लिए बनता है बेटा? नॉन लायबिलिटी के लिए बनता है। क्लियर? रिजर्व बनाना ऑप्शनल होता है। क्या होता है बेटा? ऑप्शनल। कुछ को अगर छोड़ दूं, जैसे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, DRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये मैंडेटरी है बेटा, इनको अलावा छोड़ दें तो बाकी सारी रिजर्व क्या है? ऑप्शन। दिल करे तो पैसा बांट, तो दिल करे तो रिजर्व में डाल लो। लेकिन प्रोविजन ऑप्शन थोड़ी होते हैं। अगर नीड है, किसके बेटा? नीड है प्रोविजन की, तो ये हमेशा मैंडेटरी होते हैं। क्या होते हैं? मैंडेटरी। मेरे हिसाब से आपको थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी रिजर्व के बारे में और किसके बारे में? प्रोविजन के बारे में। उसका अगला टॉपिक आपकी बुक में ये दे रखा है, टाइप ऑफ रिजर्व बताओ। वैसे तो रिजर्व बेटा बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन टाइप अगर रिजर्व पूछे तो आप ब्रॉड कैटेगरी में इनको दो पार्ट में बांट देना। एक पार्ट होता है रेवेन्यू और एक पार्ट होता है कैपिटल। कौन सा पार्ट होता है बेटा? अब ये भी हम बताएंगे रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं। कैपिटल रिजर्व कैपिटल ट्रांजैक्शन से पैदा होते हैं। जैसे अगर आपने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी और उसकी कॉस्टिंग डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आपकी बुक में 1 लाख रुपए थी और वो 1,50,000 रुपए में सेल होगी, तो ये रूटीन का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है? तो ये कहां चला जाएगा? ढुलनीदारी है, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से इकट्ठे कर लिए जाते हैं। और मजे की बात, ये अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, अवेलेबल फॉर, इनको बांटा जाता है, इनको क्या करता है? बांटा जाता है। तो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व होते हैं। सवाल ये है, अगर वहां पे रिजर्व हैं, उसकी ऑडिट कैसे करेंगे? कुछ नहीं, इस साल के रिजर्व को हम मैच कर लेंगे प्रीवियस ईयर के रिजर्व से। वही कैपिटल वाली बात, 3 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो रिजर्व घटा होगा, या रिजर्व सेम होगा, या रिजर्व बढ़ा होगा। जैसा भी हुआ होगा, अगर घटा है तो यूज कहां किया, और बढ़ाया है तो पैसा आया कहां से, और सेम में अगर है तो हम WR ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या रिजर्व एंड सरप्लस की ऑडिट हो जाएगी? बोलो भाई। चलो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में पीछे क्या दे रखा है बेटा, कि रिजर्व एंड सरप्लस को इकट्ठा करके नहीं दिखाया जाता साहब, अलग अलग बताना है। कैपिटल रिजर्व अलग, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अलग, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग, डिबेंचर रिडेम्पशन अलग, रिवैल्यूएशन अलग, कितने टाइप के रिजर्व है, सबको अलग अलग करके आपको दिखाना होता है। तो ये शेड्यूल 3 की सारी क्या है? रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ऑडिट ऑफ बोरोइंग। फटाफट बताओ, बोरोइंग का यहाँ पे क्या मतलब है? हमने उधार ले रखा है, दे रखा है? हमने उधार ले रखा है, दे रखा है बेटा? चलो फटाफट ऑडिट कर लेते हैं बोरोइंग की। बोरोइंग की ऑडिट हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा तुम भी दिमाग लगाओ। अगर तुम किसी कंपनी में गए, उसने लोन ले रखा है, तो तुम क्या चेक करोगे? पहली बात तो लोन लेने के लिए किसी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी वाले बंदे नहीं लोन ले रखा हो, बोलो हाँ या नहीं। लोन लिया जाता होगा तो लोन का पक्का कोई ना कोई पर्पज होता होगा। क्या होता होगा? क्या उस लोन को उसी पर्पज के लिए लिया गया और उस पर्पज के लिए अप्लाई भी किया नहीं किया, हम उठा के ये चेक कर लेंगे। जनरल बातें बता रहा हूं जो दिमाग में लेके आनी है। अगर लोन लिया होगा तो लोन 2 प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। आज के टाइम पे अनसिक्योर्ड तो बाप बेटे को उधार ना देता, तो पक्का लोन सिक्योर्ड हुआ होगा, और सिक्योर्ड हुआ होगा तो कंपनी ने अपनी एसेट्स को गिरवी रखा होगा। अच्छा, अगर सिक्योर्ड लोन है तो पक्का कंपनी की एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ होगा। और क्या ये चार्ज मामा के पास आके रजिस्टर्ड भी हुआ है नहीं हुआ है, उठा के ये चेक कर लेंगे। बोलो हाँ, चार्ज का पॉइंट आ गया। अगर लोन है, कंपनी ने लोन ले रखा है या डिपॉजिट से ले रखे हैं, कुछ भी ले रखा है, तो पक्का इंटरेस्ट की बात होगी। क्या ये इंटरेस्ट रेट रीजनेबल है या नहीं है। और डिपॉजिट की बात आई, हमने एक चैप्टर पढ़ा है बेटा लॉ में, डिपॉजिट। जब कोई कंपनी डिपॉजिट लेती है ना, तो RBI की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है कि आपको कितना इंटरेस्ट देना है। तो अगर डिपॉजिट का केस है तो RBI की गाइडलाइंस को हम चेक कर लेंगे,
वो फॉलो कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं। आज लोन लिया है तो पक्का कभी चुकाना भी होगा, तो उसका रिपेमेंट पीरियड क्या होगा, कैसे इसको पे करना है, हम उस चीज़ को देख लेंगे। इस टाइप की बातें। अच्छा, एक खास बात और, एक सेक्शन होता था बेटा 180, कौन सा बेटा, याद करो 180, जो क्या बोलता है लोन एक हद तक ले सकते हो, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे ऊपर जाओगे तो आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वो लिमिट कहां बता रखी है सेक्शन 180 में। 181, ठीक, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो हमारा कुल मिला के हमने बोरोइंग को चेक करना सीखा। क्या तुम्हें चेक करना आ गया? मैंने कोई भी पॉइंट बुक से पढ़ा नहीं था, नॉर्मल पॉइंट बताए हैं, ये शायद आपको याद भी हो गए। जरा चेक करते हैं, मिला लेते हैं। इसने पॉइंट बताए 10, हमें उठाने कोई भी 6 पॉइंट जो हमें ठीक लगेंगे और जो हम पेपर के लिए पक्का याद कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहता है, अंडरलाइन करना बेटा आप, विद इन द पावर। समझ गए आप? अरे लोन लेना उनकी पावर में है भी या नहीं है, मतलब ऑथराइजेशन है या नहीं है। सेकंड पॉइंट में लिख रखा है वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी चेक कर लेंगे, मतलब कंप्लीटनेस चेक कर लेंगे। अगर लोन लिया होगा, दिया होगा, तो पक्का एक लोन एग्रीमेंट बना होगा। क्या बना होगा बेटा? हम एग्रीमेंट की सारी टर्म चेक कर लेंगे। तीसरे पॉइंट में अंडरलाइन करना एग्रीमेंट। चौथे पॉइंट में कहता है अगर डिपॉजिट लिए तो आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। मैंने कहा ये भी याद हो गया। और बताओ, पांचवा, अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक से हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और मजे की बात बताऊं, बैंक से अगर लोन ले रखा है या किसी पार्टी से लोन ले रखा है तो रिकनसाइल भी तो कर सकते हैं। सर रिकनसाइल कैसे करेंगे? हम कंपनी के रिकॉर्ड्स देख के पता लग रहा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 10,60,000। बैंक से पूछा जी आपसे लोन ले रखा है, आपके हिसाब से इनका आउटस्टैंडिंग कितना है? उसने कहा 10,70,000। तो मिसमैच आगे नहीं आ गया, तो हम तुरंत क्या कर लेते हैं बेटा? रिकनसाइल भी कर लेते हैं। तो आपको 6 पॉइंट में सर्टिफिकेट को अंडरलाइन करना है, 7वें पॉइंट में रिकनसाइल को अंडरलाइन करना है। 8th पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सेम है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑथराइजेशन होनी चाहिए। 9वें पॉइंट में सेक्शन 180 की बात बता रखी है। और 10th पॉइंट में लोन किस पर्पज के लिए लिया गया है। फटाफट बताओ बेटा, मैं याद करा चुका नहीं करा चुका? इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी सिंगल टाइम में याद हो रही है, क्योंकि हमें समझना है कि हम अगर ऑडिट करते तो क्या चेक करते। बस इतने पॉइंट है। नेक्स्ट, क्या हम डायरेक्ट कन्फर्मेशन, बेटा जब भी ऑडिट में कॉमन पॉइंट सुन लो, जब भी किसी थर्ड पार्टी से पूछना हो तो एक स्टेप आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। क्या? डायरेक्ट कन्फर्मेशन। आपको पता है ना? अब देखो, जिसने कंपनी हमारे सामने है, कंपनी ने लोन ले रखा है, लोन जिससे लिया तो थर्ड पार्टी होगी ना। अब उससे पूछ सकते हैं ना? पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? आपको ऑडिट में एक तरीका पता है, डायरेक्ट कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट 2 प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। इसमें डिसएग्री में रिप्लाई करना होता है सिर्फ, और इसमें एग्री डिसएग्री हर हालात में क्या करना होता है? रिप्लाई करना होता है। पहले इस रिक्वेस्ट को डिजाइन किया जाता है, फिर भेज दिया जाता है। अगर सर सामने वाला जवाब ना दे तो रिमाइंडर पे रिमाइंडर डाले जाते हैं। वो जवाब ना देगा तो किसी दूसरी पार्टी के पास भेज दिया जाता है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गई? नीचे दे रखा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये क्या बोलता है? कहता है बोरिंग 2 प्रकार की हो सकती हैं। मैंने कहा कौन सी? कहते हैं एक होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग और एक होती है शॉर्ट टर्म बोरिंग। हमारा शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट बोलती है लॉन्ग टर्म बोरिंग को अलग क्लासीफाई करना है और शॉर्ट टर्म बोरिंग को अलग क्लासीफाई करके चलना है। जरा लॉन्ग टर्म को देखने इसने कैसे बताया। लॉन्ग टर्म में इसने सब क्लासीफाई किया, सिक्योर्ड अलग दिखाने हैं, अनसिक्योर्ड अलग दिखाने हैं, डायरेक्टर से कितना लिया है, अदर से कितना लिया है वो अलग दिखाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग शो करना है, टर्म लोन अलग दिखाने हैं, अदर लोन अलग दिखाने हैं। अल्टीमेटली इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है जैसे प्रेजेंट किया लॉन्ग टर्म को, सेम स्टेप में प्रेजेंट करना है शॉर्ट टर्म को। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, फटाफट हम 12वें पेज पे आ गए। अगर कॉमन सेंस यूज करिए तो नाम है अगला ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले तो टर्म को पढ़ते समझो। ट्रेड रिसीवेबल जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसके लिए पैसा आना या जाना है। ट्रेड रिसीवेबल सब पक्का उधार हुई होगी, माल बेचा होगा, सेल हुई होगी, और सेल नगद सेल ना हुई होगी तो क्रेडिट सेल हुई होगी। क्रेडिट सेल हुई होगी तो सामने वाला बुक्स में डेटर खड़ा हुआ होगा। अब उस डेटर की ऑडिट हमें करनी है कि अब वो डेटर जेन्युइन है या नहीं है। उसकी आप मतलब अल्टीमेटली कह सकता हूं क्रेडिट सेल की ऑडिट कैसे करोगे, स्टेप बता रखे, बिना देखे भी कर सकते हैं। जेन्युइन सेल को ही सेल बुक में रिकॉर्ड कर रखा हो, फेक सेल ना होनी चाहिए। ठीक है सर। अप्रूव्ड कस्टमर को ही उधार दे रखा हो, ऐसे नहीं कि किसी भी एरे गहरे नथु गहरे को उधार दे रखा हो, ऐसे तो कंपनी रिस्क में चली जाएगी। अगर उधार दिया गया होगा तो पक्का एक रीजनेबल पीरियड का उधार दिया गया होगा। बोलो हाँ। वेरीफाई करने के लिए हम जो डेटर का बैलेंस है, डेटर बताओ हमारे लिए थर्ड पार्टी है और कंपनी के रिकॉर्ड्स हमारे कंपनी हमारा क्लाइंट है, क्या हम डेटर से पूछ भी सकते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। फिर से वो 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसमें कैसे रिप्लाई करना होता है। इस टाइप से रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकते हैं और हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। जरा देखना, ओनली बोनाफाइड, बोनाफाइड होता है बेटा जेन्युइन, जेन्युइन सेल को ही रिसीवेबल माना जाए।
सेल अप्रूव्ड कस्टमर को ही होनी चाहिए, सारी सेल्स को बुक में रिकॉर्ड कर रखा है नहीं कर रखा, अगर एक बार रिकॉर्ड किया है तो कटेगा तभी जब पैसे आ जाएंगे, डेट्स आर कलेक्टेड ऑन टाइम पे उनकी प्रॉम्प्टली कलेक्शन हुई होगी, और बैलेंस को टाइमली रिव्यू किया होगा। रिव्यू समझते हैं आप, अकाउंट्स में आपने ऐसे रिव्यू देखा है, 6 महीने से पुराने डेटर कितने हैं, 1 साल से पुराने डेटर कितने हैं, 3 साल से पुराने डेटर कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाया जाता है, प्रोविजन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा, प्रोविजन। और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। सर ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑडिटर में बहुत बात आता है, ऑडिट में ये क्या होता है, जो बंदा सेल कर रहा है और जो बंदा कैश कलेक्ट कर रहा है, बाद में जो पैसे रिसीव कर रहा है, ये दोनों बंदे अलग अलग होने चाहिए। अरे सेम पर्सन के पास ही सेल करने की जिम्मेवारी और सेम पर्सन के पास ही कैश कलेक्ट करने की जिम्मेवारी है, तो मिस कैलकुलेशन हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है, इसलिए क्या होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। क्लियर भाई। ऑडिट प्रोसीजर में क्या रखा, कैसे हम ऑडिट चेक करेंगे डेटर की, 3 स्टेप लगाएंगे। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कन्फर्मेशन, और तीसरा है एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। मैं कहता हूं बिना देखे बता दो, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर में क्या होगा, कंपेयर 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 कंपेयर, देख लो, चेक कर लो। मैं पहले तीसरे पॉइंट को दिखा दूं एक बार। एनालिटिकल में आप पेज पलट के देखो, वर्ड पहला है कंपेयर, सेकंड कंपेयर, थर्ड कंपेयर, फोर्थ कंपेयर, पांचवा कंपेयर, छठा कंपेयर। सर कंपेयर क्या हो रहा है, इस साल का ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल के ट्रेड रिसीवेबल से, इस साल का सेल का क्या रेशियो था उधार का, पिछले साल का क्या रेशियो था उधार का, इस साल कितने बेड डेट बने थे, पिछले साल कितने बेड डेट बने थे, इस साल का एजिंग शेड्यूल क्या था, पिछले साल का एजिंग शेड्यूल क्या था। तो इन सभी चीजों को क्या करना, आपस में कंपेयर कर लेना है। बात समझ में आ गई बेटा, बोलो। डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर पे इंपॉर्टेंट लिखो, आ सकता है पेपर में, पेज पलट के जो लिख रखा है डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर, ऑलरेडी आता, बहुत आसान है। सबसे नीचे बता रखा है 6 पॉइंट, पॉजिटिव रिक्वेस्ट क्या होती है। 5th पॉइंट में बता रखा है रिक्वेस्ट 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 4th पॉइंट में कहता है ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ता है कि मैं जिस कौन से बैलेंस के बारे में कंफर्मेशन ले रहा हूं, बैलेंस शीट वाला या अदर देन बैलेंस शीट वाला। और सेकंड पॉइंट कहता है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने से पहले डिटरमाइन करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है रिक्वेस्ट कैसी होगी। और फर्स्ट पॉइंट में कहता है ऑडिटर डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर भेज सकता है। एक बात बताऊं, क्या जब हम थर्ड पार्टी से बात करते हैं तो हमें अपने क्लाइंट से परमिशन लेना जरूरी है? नहीं, ये केस स्टडी बन सकती है। मैनेजमेंट से पूछे बिना सीधे उनके डेटर से बात कर सकते हैं या पूछ के बात करनी चाहिए? हमारा लो बोलता है परमिशन ले लेनी चाहिए। 2 ही केस होंगे, या तो मना करेंगे या हाँ कर देंगे। हाँ कर देंगे तो केस ओके, अगर मना करेंगे तो तुरंत दूसरा स्टेप, रीजन जानते हो मना क्यों कर रहे हैं। अगर कहते हैं भाई साहब हमारा इसके 36 का आंकड़ा चल रहा है, कोर्ट के जरिए का केस चल रहा है, किसी दूसरे डेटर से पूछ लो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना वजह अगर मना करेंगे तो हम रिपोर्टिंग कर देंगे। क्लियर, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक बताओ किसका है। अच्छा, इसका भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बता सकते हो क्या? डेटर इकट्ठे नहीं दिखाए जाते, सिक्योर्ड अलग दिखाने हैं, अनसिक्योर्ड अलग दिखाने हैं, डाउटफुल अलग दिखाने हैं, बेड अलग दिखाने हैं। डायरेक्टर से जो पैसा आना वो अलग दिखाना है, पार्टनर से जो पैसा लगाना है वो अलग दिखाना है, और पब्लिक से जो पैसा आना वो अलग दिखाना है। अलग अलग आपको शो करना है। नेक्स्ट है टॉपिक है ऑडिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा 2 और रहेगी आज की क्लास में। एक तो कैश की ऑडिट कैसे होती है सिखाऊंगा, और एक इन्वेंट्री की ऑडिट कैसे होती है सिखाऊंगा, और हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश। एक कल की क्लास ली थी छोटी सी, एक आज की क्लास ली है, और लगभग 80 पेज का 50 पेज का चैप्टर था जो बड़ा गंभीर लगता है। मैं कहता हूं इसका तो रिवीजन की भी नीड नहीं होती, एक बार दिमाग में सेट आ गया ना कि नॉर्मली सर ने क्या चीजें बताई थी और कैसे चेक करना और शॉर्टकट्स क्या है, ये चैप्टर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ऑडिट कैसे करेंगे? लो जी, कर लेते हैं। ये यहां कैश रख लेते हैं, यहां बैंक रख लेते हैं। सर एक होमवर्क दे दो ना, लो बैंक की ऑडिट कैसे करोगे वो तुम्हारा होमवर्क, और कैश की ऑडिट कैसे करनी मैं सिखा देता हूं। जिसकी भी बैलेंस शीट उठाओगे, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का आपको कॉलम मिल ही जाएगा, तो जरा उसकी ऑडिट कैसे करनी है वो सीख लेते हैं। ये एसी की हवा बिल्कुल सीधे सर पे लग रही है और जाम बना दिया। ये इसके ऊपर ना हो सकता क्या ब्लोअर इसका? उसमें सेल नहीं है। एनीवेज, हाँ, कैश को कैसे चेक करोगे? कंपनी का चेक करो, बैंक का चेक करो, किसी का भी चेक करो, तो कैश को चेक करने का तरीका क्या होता है? मैं कहता हूं ये ऑनलाइन चेक ना होते, ये फिजिकली वेरीफाई करने पड़ेंगे। बोलो हाँ, गलत बोला सही बोला? रटवा नहीं रहा। किसी का कैश चेक करना है तो बेटा फोन पे पूछने में बात बन जाएगी, स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी, ये जाके देखना पड़ता है, तो ये हमेशा जाके देखना पड़ेगा। क्लियर? बैलेंस शीट डेट पे भी जाके देख सकते हैं, उसके बाद भी जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जाके देखेंगे तो बीच की ट्रांजैक्शंस जो भी हुई होंगी उनको मिलान करके इस बैलेंस पे पहुंच जाएंगे, चेक कर लेंगे। ये बात भी होगी सर आपकी।
कैश को वेरीफाई करने के लिए हमारा जो आईसीआई है वो कहता है सरप्राइज ऑडिट कम से कम एक बार जरूर किया करो, सरप्राइज विजिट। कैश चेक करना है ना, बता के जाओगे तो कैश टैली मिलेगा। किसी का कैश चेक करना है तो बिना बताए जाओ। ज्ञान की बात बता देता हूँ, जैसे कल को तुम्हारे पास बैंक ऑडिट आ गई, क्या आ गई बेटा, बैंक ऑडिट, और आपको कैश चेक करना है, तो कैश 2 ही टाइम चेक हो सकता है, या तो बैंक खुलने से पहले पहुंच जाओ, दिन की ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, मतलब पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो यूं कहीं होगा, टैली कर लो, या बैंक बंद होने के बाद जब ट्रांजेक्शन जो कस्टमर जा चुके होंगे उस टाइम टैली हो सकता है। बीच में बताओ क्यों नहीं हो सकता? अरे कोई कस्टमर पैसे ले रहा है और कोई दे रहा है, तो टैली कैसे कर दोगे आप? तो बैंक में जब हम सरप्राइज विजिट करते थे ऑडिट के टाइम, तो कैसे विजिट करते थे? बैंक 10 बजे खुलना है तो 9:55 में बैंक के बाहर खड़े होते थे और बिड़ते क्या बोलते, कैश चेक कराओ। और या जब बैंक क्लोज हो जाता था और सारी एंट्री हो जाती थी, फिर कैश चेक कराओ। इसका मतलब कैश मिडल में चेक नहीं होता, और सरप्राइजिंगली आपको विजिट करनी है, तो मैंने हेडिंग बना दिया क्या, सरप्राइज विजिट। बड़े बड़े नोट चेक करोगे, साफ सुथरे नोट चेक करोगे, या टूटे फूटे कटे फटे भी चेक करोगे, सारे चेक करने होते हैं। कैश बड़ा रिस्की आइटम होता है, इसलिए आपको सारे नोट, ऑल सेक्शन चेक करने हैं। और मजे की बात, अगर टोन नोट है, म्यूटिलेटेड नोट है, जो कटे फटे हैं, तो कितने हैं कंपनी के पास, और कंपनी का साइज के अकॉर्डिंग उसको भी, उसकी भी रेशियो हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे, छुट्टे भी चेक करेंगे हम। ठीक है सर, और बताओ क्या करोगे सर? जब हम ये कैश चेक कर रहे होंगे तो हमें दिखागा क्या यहाँ पे लार्ज बैलेंस तो नहीं है। आपको पता है कैश बड़ा रिस्की होता है, तो गाइडलाइंस बोलते हैं बहुत ज्यादा कैश कंपनी के अंदर, क्लाइंट के अंदर या बैंक के अंदर मेंटेन नहीं होना चाहिए। इस कैश को सेम डे या नेक्स्ट डे आपको हेड ऑफिस भेजना होता है। कहां भेजना होता है? हेड ऑफिस। तो एक लिमिट सेट की जाती है, इसको बोलते हैं कैश रिटेंशन लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा? कैश रिटेंशन लिमिट्स, जो बैंक के केस में आरबीआई जारी करता है, डायरेक्टिव बताता है। तो हम देख लेंगे क्या कहीं लार्ज बैलेंस है तो उसको क्यों रख रखा है, कारण क्या था, और क्या इसको डेली बेस पे या नेक्स्ट डे बेस पे हेड ऑफिस भेजा गया या नहीं भेजा गया। मुझे फटाफट बताओ। इतने पॉइंट समझ में आने के बाद तो आपका क्वेश्चन हो गया। बोलो भाई, अब ना बोलो तो मैं क्या करूं। कैश बैलेंस करा दिया, कैश बैलेंस करा दिया क्या? एक सेकंड, एक पॉइंट और रह गया, IOU। IOU ये पॉइंट हम और चेक कर लेंगे। बैंक में जो कैशियर बिठा रखा होता है ना, जब पैसे आ रहे होते हैं और उसको मान लो 5,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो टेम्परेरी बेस पे मान लो उसके पास पैसे नहीं है, तो बैंक वाले पैसों में से 5,000 रुपए निकाल लेता है। बैंक में पैसे हैं साहब 1 लाख रुपए, उसने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो कैश इन हैंड कितना रह गया? 95,000 प्लस IOU। ऐसे ही दिखाना चाहिए कि 5,000 रुपये मैंने देने हैं। अगर वो 95,000 कैश इन हैंड पड़ा है और उसको फिर भी बुक्स में 1 लाख दिखाने, तो गलत है ना ये, कि कैश इन हैंड था कितना? 95, बाकी तो कौन सा है? IOU। IOU का मतलब क्या होता है, मैंने टेम्परेरी बेस पे ले लिया है, मैंने उधार ले रखा है, मैं तुरंत इसको क्या कर दूंगा, चुकता कर दूंगा। क्लियर? तो ये पॉइंट हम चेक कर लेंगे। कैश एट बैंक आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए हम। क्या नाम है भाई? लो जी, लास्ट आ गया। सबसे पहले बताओ बेटा, इन्वेंट्री का एविडेंस लेने के लिए एक स्पेसिफिक ऐसे होता था। क्या होता था? ऐसे। रिकॉर्डिंग ऑन भी है नहीं है, कभी धमाका हो जाए। यस, आवाज है? हेलो हेलो, हाँ आवाज पे। इन्वेंट्री को चेक करने के लिए ऐसे होता था, स्पेशल एविडेंस लेते थे, और ऐसे का नाम था 501। 500 होता था ऑडिट एविडेंस का, और 501 होता था स्पेसिफिक आइटम का, और उस स्पेसिफिक आइटम में पहला आइटम इन्वेंट्री होता था। उस इन्वेंट्री के वही सारे पॉइंट यहां लग जाएंगे और केस फिनिश हो जाएगा। लेकिन स्टिल हम पढ़ते हैं यहां क्या दे रखा है। बताओ, आज की क्लास 33 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हुई और हमने चैप्टर निपटा डाला। ये ऑडिट की औकात है। 2-3 बार ढंग से अगर रिवाइज करके टेस्ट बच्चा दे दे तो इस पेपर में फेल नहीं हो सकता। लेकिन वहां बच्चे गुरु घंटाल बनते हैं, पूछा गया कुछ और है और अपनी लैंग्वेज में पूरा ऑडिट उड़ेल देते हैं। आपकी लैंग्वेज चलनी ही नहीं वहां पे। ठीक है सर। इन्वेंट्री ऑडिट सबसे पहले इन्वेंट्री बैलेंस शीट का आइटम है, तो ये रिपीट कर रखा है। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंट डिस्क्लोजर, ये तो हर एक में है ना बेटा। ये उठा के हम आगे चलते हैं। कहता है हम इन्वेंट्री ऑडिट कैसे करेंगे। मैंने कहा हर जगह तेरे पास रटे रटाए 3 स्टेप है। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कर सकता है। अटेंडेंस एट स्टॉक टेकिंग, फिजिकली जाके वेरीफाई कर सकता है। और अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो एक रटा रटाया आपको डायलॉग पता है क्या यार। हमने कंपनी से पूछा कि भाई साहब आपने स्टॉक दिखा रखा है 1,000 टन, आपका मिला है 800 टन। कहता 200 टन हमारे गोडाउन वाले के पास है, तो या हमारे ट्रांसपोर्टर के पास है, तो एवं ही छोड़ते हैं। उसे पूछें, उससे पूछना क्या कहलाता है? डायरेक्ट कन्फर्मेशन। वही स्टेप फिर लगा दो। डायरेक्ट कन्फर्मेशन है तो रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी तो रिक्वेस्ट 2 प्रकार की हो सकती है, एक पॉजिटिव रिक्वेस्ट, एक नेगेटिव रिक्वेस्ट। पॉजिटिव रिक्वेस्ट वो होती है जिसमें एग्री डिसएग्री दोनों में रिप्लाई करना है आपको, और नेगेटिव रिक्वेस्ट में आपको सिर्फ डिसएग्री से क्या करना है, रिप्लाई करना है। अरे हो गया ये तो, पेज पलटो।
कहता और क्या, वैल्यूएशन डिस्क्लोजर चेक कर लेंगे, और सबसे लास्ट पॉइंट है ई, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। मैं पहले इसको एनालिटिकल को दिखाऊंगा तुम्हें। ये एनालिटिकल देखो नेक्स्ट पेज पे, कंपेयर 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 एंड कंपेयर। सर कंपेयर के आगे कुछ ना लिख के आए तो खत्म हो जाओगे ऐसे, तो आगे बताना पड़ेगा। इस साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, इस साल की स्टॉक क्वांटिटी, पिछले साल की स्टॉक क्वांटिटी, इस साल का स्टॉक का रिलेशनशिप सेल के साथ, परचेज के साथ, पिछले साल का रिलेशनशिप, इस साल का जीपी रेशियो, पिछले साल का जीपी रेशियो, तो इस साल का यील्ड, पिछले साल का यील्ड, इस साल का सिग्निफिकेंट रेशियो, पिछले साल की सिग्निफिकेंट रेशियो, जितने भी मटेरियल से रिलेटेड हैं वो सारी रेशियोज पिछले साल के साथ कंपेयर कर लेंगे। इसको तो बोलते हैं एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। ठीक है सर, ये तो हमें रट लिया हमने। इसे जस्ट पहले था वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर चेक करेंगे बेटा, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अगर अकाउंट्स पढ़ रखा तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का होता है क्या, वो बताता है इन्वेंट्री को आपको कैसे दिखाना है, एनआरवी पे दिखाना है या कॉस्ट पे दिखाना है या सेल पे दिखाना है, जैसा प्रिंसिपल बता रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्क्लोज किया गया हो। इसे जस्ट ऊपर का हेडिंग है कंफर्मेशन विद थर्ड पार्टी। बोलो, अगर स्टॉक हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा तो हम थर्ड पार्टी से पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। थर्ड पार्टी से पूछेंगे तो रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट से पूछ के भेजी जाती है। क्लियर। इसे जस्ट ऊपर है अटेंडेंस एट स्टॉक टेकिंग। अटेंडेंस का मतलब क्या है सर, हम फिजिकली जाके वहां पे क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं, ऑडिट अटेंड कर रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे काउंट कर रही है, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस क्या है, सैंपल बेस पे चेक कर सकता है, इसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। और उसे जस्ट ऊपर था एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। सर एक बात बताऊं, इसने इतना लंबा बताया, क्या हम सबको हेडिंग बना के बता सकते हैं कि 2 लाइन? बिल्कुल। इन्वेंट्री में ज्यादा हेडिंग्स हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट स्टेप इन्वेंट्री का एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, दूसरे नंबर पे क्या चेक करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब अटेंडेंस, तीसरे नंबर पे क्या चेक करेंगे बेटा, डायरेक्ट कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, डायरेक्ट कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, चौथा बेटा वैल्यूएशन, अरे S2 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन है या नहीं है वो चेक कर लेंगे, और पांचवा एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। ये हो गया आपका कॉमन आंसर इन्वेंट्री के केस में। अब एक स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, क्या स्पेशल कंसिडरेशन इन केस ऑफ WIP। ये WIP के केस में पूछा इसने, जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है। क्या पूछ ले बेटा इसने, भाई वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है उसको आप कैसे ऑडिट करोगे। एक क्वेश्चन तो ये है, पेज पलटो बेटा। एक क्वेश्चन ये है, गुड्स जो कंसाइनमेंट बेस पे, वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेस पे, उसकी ऑडिट कैसे करोगे। और लास्ट में है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। बेटा हमारी इन्वेंट्री थी, हमने सेल करनी थी, हमने सेल ना करके अगर कंसाइनमेंट के माध्यम से, हमने कंसाइनर तो हम हो गए और किसी और के पास भेज रखे, तो सामने वाला कौन हो गया, कंसाइनी। क्या इसको चेक नहीं कर सकते? हमने करा, किया भी तो था। यहाँ सेल नहीं होती, इनवॉइस नहीं होता, परफॉर्मा इनवॉइस होता है। ये सेल नहीं होती, मेमोरेंडम सेल होती है, और सामने वाला सेल कर दे तो ये हमें सेल दिखानी है, अदरवाइज हमें इसको अपनी इन्वेंट्री का क्या दिखाना है, पार्ट दिखाना है। वो पॉइंट्स यहाँ बता के आपको कंसाइनमेंट सेल का देख लेना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लास्ट में क्या बोलती हैं, कहता है इन्वेंट्री इकट्ठी नहीं दिखाई जाती, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल अलग दिखाओ, वर्क इन प्रोग्रेस अलग दिखाओ, फ्रीज गुड्स अलग दिखाओ, स्टॉक इन ट्रेड अलग दिखाओ, स्टोर एंड स्पेयर अलग दिखाओ, लूज टूल अलग दिखाओ, अदर्स अलग दिखाओ, गुड्स इन ट्रांजिट अलग दिखाओ, और मोड ऑफ वैल्यूएशन का मेथड क्या रहेगा वो अलग दिखाओ। अकाउंट्स इतनी डिमांड करता है, ये बोलता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ये होनी चाहिए। तो हम ये भी उठा के क्या कर लेंगे बेटा, चेक कर लेंगे। कल मैंने कहां छोड़ा था तुम्हें, हाँ? अच्छा हमारा PPE रहता है। बताओ PPE की ऑडिट कैसे करोगे। PPE की फुल फॉर्म क्या है भाई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड एस कौन सा बेटा, एस कौन सा, AS10 हो गया भाई। जरा पहले तो वही, हाँ इसने पहले बेटा आपको थोड़ा सा अकाउंट्स का आपका बेसिक क्लियर किया है। इसने कहा मैं पहले ये बताऊंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अभी पढ़वाऊं, बच्चे मुंह की तरफ देख रहे तो पढ़वा देता हूं। रेवेन्यू देखो कौन सा है, खर्चा रेवेन्यू होता है, कहता है रूटीन एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, ये अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। दूसरा पॉइंट, ये बार बार होने वाला खर्चा होता है, इसमें माल जो कंज्यूम किया जाता है ये उस टाइप का खर्चा होता है। इसके एग्जांपल दे रखे, रॉ मटेरियल, रिपेयर, रिन्यूअल। आज पता लगा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना। कहते हैं परमानेंट एसेट्स के लिए किया जाता है, ये अर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर देता है, ये नॉन रेकनिंग रूटीन में होने वाला खर्चा नहीं है, ये सालों के लिए एक बार इकट्ठा कर दिया जाता है, इसमें लैंड बिल्डिंग खरीदी जाती है। एग्जाम्पल आपको बता रखा है। तो ये तो बताया उसने, रेवेन्यू क्या और कैपिटल क्या। पेज पलटो। ठीक है सर, एसर्शन वही 4 चेक करनी है, आपको पता है जो एसेट्स में चेक होती हैं, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस,
वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर, बड़ी एसेट होते हैं। एक पॉइंट और चेक कर लिया करो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्या चेक कर लोगे बेटा? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब सवाल ये आया है, पीपीई बहुत बड़ा अमाउंट होता है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट जो भी है आपका, ये बहुत बड़े अमाउंट की होती है। इसकी ऑडिट कैसे करोगे? इसकी ऑडिट करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करने पड़ेंगे इंटरनल कंट्रोल, मतलब कंप्लायंस प्रोसीजर। बोलो हाँ। दूसरे नंबर पे आप चेक करेंगे सबस्टैंटिव प्रोसीजर। क्या चेक करेंगे बेटा? सबस्टैंटिव प्रोसीजर। और सबस्टैंटिव प्रोसीजर में क्या क्या चेक करना है आपको, सारे हेडिंग्स याद करने में आपको बताता हूं। पेज पलटो एक बार, 9.25 पेज पे आओ, करें चेक। स्पेसिफिक सिचुएशन पे इंपॉर्टेंट लिखो और क्यू मार्क कर लो। 1 मिनट में सीख जाएंगे हम पीपीई की ऑडिट कैसे करनी है। सबसे पहले पीपीई पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बना होगा। बोलो हाँ। इस साल के ओपनिंग बैलेंस चेक कर लो, एज पर ऐसे 510 हाँ 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। दूसरे नंबर पे चेक कर लो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है सर। पीपी जो पिछले साल से मैच किया, अगर इस साल बढ़ाया है तो उसको बोलते हैं एडिशन टू पीपी, और बेचा होगा तो घटा होगा, वो किसने बेचा, कैसे बेचा, अथॉरिटी वगैरह चेक कर लेंगे। अगर पीपी है, दिखा रखा है, तो पक्का इसकी ओनरशिप भी तो उठा के क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट में कहता है पीपी है तो फोन पे वेरिफिकेशन नहीं होती, फिजिकल जाके वेरिफिकेशन कर लेंगे और अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे एसेट्स किस कंडीशन में वहां पे दिखा रखी है। बेटा ये 5 हेडिंग याद कर लोगे। पीपीई की कौन सी स्पेशल चीजें आपको चेक करनी है? फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, दूसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर हुआ है एडिशन या डिलीशन वो चेक कर लेंगे, ओनरशिप किसके पास है, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। 5 हेडिंग 5 लाइन बढ़िया तरीके से लगा के, और AS10 की क्या दे देना बेटा? रेफरेंस। आपका काम हो गया। AS10 की रेफरेंस दोगे, 510 की रेफरेंस दोगे, और ये बताओ ये पीपी है तो ये कहीं, हाँ कारो का तुम्हारा कारो भी तो रहता है बच्चों, तुम्हारा कारो भी तो मैंने करवाना है, कारो 2020 याद आ गया। एनीवेज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या बोलते हैं? आपको पीपी इकट्ठा दिखाना है या टेंजिबल एसेट्स अलग दिखानी है, इंटेंजिबल अलग दिखानी है, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट अलग दिखाना है, सब कुछ आपको अलग अलग दिखाना है। और नेक्स्ट हेडिंग है इंटेंजिबल, जो मैंने कल गुडविल वगैरह करवाया था। टॉपिक क्या हो गया बेटा? फिनिश। जय हिंद, जय भारत। ये ऑडिट है।